Welcome back, student. Now, today we are going to start Neurospora crassa. न्यूरोस्पोरा, इसको हम पिंक ब्रेड मोल्ड कहते हैं. पिंक ब्रेड मोल्ड, राइट. एंड न्यूरोस्पोरा की जो दूसरी स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं न्यूरोस्पोरा क्रैसा, इसको हम कॉमनली बुलाते हैं ड्रेसोफिला. ड्रेसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. वाई इट इज़, क्योंकि इसके ऊपर ही सारे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जैसा कि ड्रेसोफिला के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं. इसके बाद मोरेल्स एंड ट्रफल्स, जिसको मैंने आप पहले भी शेयर किया था. दे आर फ्लैशी स्पॉन्ज एंड दे आर कॉनिकल इन शेप एंड दे आर नोन एज एस्कोकॉर्प, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. इट इज़ अ एडेबल टाइप ऑफ मशरूम या फंगस. मोरेल्स एंड ट्रफल्स. They are edible fungus. ठीक है. So because of their spongy like conical cap, जिसको हम पाइलस कहते हैं, और नीचे का जो इसका माइसीलियम है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लैशी स्ट्रक्चर में, जिसको हम कंज्यूम करते हैं. उसके बाद मॉर्केला है, एस्क्यूलेंटा है. इसके जो मेंबर्स हैं यहाँ पर ट्यूबर लाइक एस्कोस्कार्प दिखाई पड़ते हैं, और इसको इस्तेमाल किया जाता है ईटिंग पर्पज़ के लिए. सो दीज आर द एडेबल फंगस. नेक्स्ट आता है पेंसिलियम. पेंसिलियम एक ब्लू ग्रीन मोल्ड है, और इसके बारे में सबसे पहले बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द पेंसिलिन, और उस पेंसिलिन स्पीसीज़ का नाम है पेंसिलियम नोटेटम, राइट. तो पेंसिलिन एक ऐसा फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोडक्ट था जो फंगस से डेवलप हुआ था, और इसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है. सो राइट डाउन द हेडिंग पेंसिलिन. पेनिसिलियम, इसी को हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं. ब्लू ग्रीन मोल्ड. एडवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the scientist who first discovered the antibiotic property of penicillin, और उस वैरायटी का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम. पेनिसिलियम नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम एक एंटीबायोटिक्स तैयार की थी, जिसका नाम है पेनिसिलिन. एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लाइफ. तो जो प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज़ हुआ पेनिसिलिन, वो लाइफ के क्रिएशन में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनकर तैयार हुआ, और इसका इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे फंगस और बैक्टीरिया वो डेवलप नहीं हो सकते थे और उनकी डेथ हो जाती थी. क्यों? क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो उसके सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनकर तैयार हुआ, और इस तरह से हमने बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया.
तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज एंटीबायोटिक्स, राइट। और पेनिसिलिन को हम कॉमर्सली एक्सट्रैक्ट करते हैं पेनिसिलियम क्राइजोजीनियम से। ये वो स्पीसीज़ है जिससे हमने डेवलप किया फर्स्ट टाइम, लेकिन बाई विच वी डेवलप पेनिसिलियम इन अ कमर्शियल पर्पज़। कमर्शियल वे में, यानी गुड अमाउंट में यहाँ से हम डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेसिफिल्विम। ये एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है पेनिसिलियम ग्रेसिफिल्विम से, जबकि ब्रीफेल्डिन एंटीबायोटिक्स बनता है पेनिसिलियम ब्रीफेल्डेनियम से। तो दीज आर द वैरायटी, दीज आर द स्पीसीज़ पेनिसिलियम जहाँ से मैक्सिमम अमाउंट में क्या बनती है, एंटीबायोटिक रिलीज़ की जाती है। यू डू अंडरस्टैंड कि these penicillin family are very rich in the synthesis or development of antibiotics, right? इसके बाद नेक्स्ट आता है ripening of camembert and roquefort cheese। जो roquefort चीज़ है, चीज़ की अलग अलग वैराइटीज़ है। इट इज़ डेवलप्ड बाय द पेनिसिलियम कैम्बर्टी एंड पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो वैरायटी के चीज़ डेवलप किए जाते हैं वो अलग अलग फंगस की वजह से होते हैं, जिसको हम कहते हैं कैम्बर्टी और रॉकफोर्ट चीज़। नेक्स्ट, दे आर यूज इन द ब्रेविंग इंडस्ट्री, जैसे बियर फॉर्मेशन के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सैक्रोमाइसीज फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसको हम ब्रीविंग इंडस्ट्री बियर ईस्ट, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी एंड वाइन ईस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसीज एलिप्सोइडेंस कहते हैं। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और वैसे ही नेक्स्ट आता है एरेप्सी जर्मिनिकोला। ये क्या करते हैं, दे कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ इन द सीरियल्स। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस। और मैं आपको बता दूं इन द लास्ट, एरिप्साइफी जर्मिनिकोला ये डिजीज़ कॉज करते हैं सीरियल्स में, जैसे वीट है, बार्ले। एंड इन द लास्ट एरिसाइफी जर्मिनिकोला ये स्पीसीज़ पाई जाती है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करती है सीरियल्स में, जैसे वीट एंड बार्ले। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगस। गोइंग टू स्टार्ट another topic which is known as Basidiomycetes। बेसिडियोमाइसिटीज़ एक अलग क्लास है फंगस का, जिसमें हम फंगस की स्टडी करते हैं। और ये फंगस क्लब्ड फंगाई कहलाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्लब यानी आगे की तरफ थोड़ा सा उभरा सॉलिड स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसीलिए हम इसको क्लब फंजाई कहते हैं। सो लेट अस सी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल देते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज इसको हम नॉर्मली क्लब फंजाई भी कहते हैं, फंजाई। नाउ लुक एट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सच फंगस। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ फंगस। ये जितने भी फंगस पाए जाते हैं उनमें से मोस्ट एडवांस फीचर के साथ पाए जाते हैं। दीज आर बेसिकली नोन एज डिकम्पोजर्स ऑफ वुड। ये वुड के बेस्ट डिकम्पोजर्स हैं। एंड दे हैव अ फ्रूटिंग बॉडीज विच इज़ लार्ज इन साइज एंड विजिबल, जैसे कि हम मशरूम। हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जनरल कैरेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, दे आर मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डिकम्पोजर्स। आप लिख सकते हैं, दे कम्स अंडर द मोस्ट एडवांस्ड फंजाई। सो फर्स्ट पॉइंट,
they are most advanced and best decomposer of wood. Right? Next point. They have a fruiting bodies, and the fruiting bodies are large and visible. Second important point. They have a fruiting bodies. Bodies which are large and big enough that you can see with your naked eyes, which is known as mushroom. Mushrooms, puffballs, and toadstools. इनके नाम से जानते हैं, मशरूम, पफबॉल्स एंड toadstools के नाम से जाने जाते हैं. And they are nothing but the fruiting bodies which is large in size that can be seen by the visible eye, naked eyes, right? Next point, mycelium. The mycelium is septate and branched. Septa पाया जाता है, प्लस इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है. mycelium. They are septate. First, septate. सेकेंड फीचर क्या है? ब्रांचिंग पाई जाती है, ब्रांच्ड. नेक्स्ट पॉइंट, mycelium are branched and septate. They have dolypores except in rust and smut. तो सेप्टा में क्या पाए जाते हैं? डोलीपोर स्ट्रक्चर पाया जाता है. डोलीपोर नॉर्मली पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, mycelium is of two types, primary mycelium and secondary mycelium. जो primary mycelium है वो मोनोकैरियोटिक्स होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, हैप्लॉइड होती है. तो mycelium को हम डिवाइड कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में देखते हैं इसे. द mycelium can be divided into two types. First, primary mycelium, and next secondary mycelium. प्राइमरी mycelium के केस में क्या होता है? द प्राइमरी mycelium is monokaryotic and short lived. It is monokaryotic and short lived. जो लाइफ होती है शॉर्ट पाई जाती है और इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एंड द हैप्लॉइड विच इज़ हैप्लॉइड एंड फॉर्म्ड बाय द बेसिडियोस्पोर, और इसका फॉर्मेशन होता है बेसिडियोस्पोर से. दूसरा होता है सेकेंडरी mycelium जो कि डाइकैरियोटिक होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है. इट इज़ डाइकैरियोटिक एंड लॉन्ग लिव्ड. लॉन्ग लिव्ड होती है एंड दे कंटेन बाई न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. और यहाँ पर N+N कंडीशन पाई जाती है. N+N, यहाँ पर सिंगल N कंडीशन यानी हैप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंडरी mycelium developed from the primary mycelium by the process of somatogamy. तो सोमेटोगैमी प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी mycelium is converted into the secondary mycelium. So this is all about the mycelium. Now in the case of Basidiomycetes member there is no flagella, so flagella is absent.
flagella is absent. Flagella absent. Now look at this structure which is known as clump connection. This is the outgrowth which is increases outward. इसी को हम हुक शेप्ड स्ट्रक्चर या क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। और ये कहाँ पर एराइज होता है? जहाँ पर सेप्टा पाया जाता है। तो सेप्टल रीजन से ये ओरिजिनेट होता है और यहाँ पर पाया जाता है फर्दर। ये जो डाइकैरियोनिक कंडीशन है, यानी दो न्यूक्लियस की, यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड accordingly. Once the division takes place, फिर ये डाइकैरियोनिक कंडीशन सेल डिवीजन के बाद एडजस्ट कर दी जाती है इन दिस मैनर एंड लेटर ऑन इस तरह से दिखाई पड़ने लगते हैं। तो दिस इज डाइकैरियोनिक कंडीशन। दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन। ये एग्जाम्पल है, फिगर है, एगेरिकस क्लैम्प कनेक्शन। ओके, क्लियर? ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा और यू कैन आल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर क्लैम्प कनेक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है, सेप्टा प्रेजेंट था और इसी जगह पर ये क्लैम्प का प्रोसेस यानी हुक बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी माइसीलियम। नेक्स्ट, the secondary mycelium can penetrate in the soil or woods as a sclerota. यहाँ पर इसको हम sclerota कहते हैं। It is a rounded ellipsoid form masses जिसको हम hyphae भी कहते हैं। ये काफ़ी strong हो जाती है, hard हो जाती है और ये क्या करते हैं, soil या फिर wooden block को धीरे धीरे penetrate करना शुरू कर देते हैं और इसी को आगे चलकर हम क्या कहते हैं, rhizomorph. Rhizomorph is nothing बट इज़ अ रूट लाइक एग्रीगेशन और हाइफी। ठीक है, तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जब ये आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं ढेर सारे हाइफी। नेक्स्ट, द फ्रूटिंग बॉडीज विच इज नोन एज बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी, fruiting body which is known as basidiocarp. कार्प, जो फ्रूटिंग बॉडी है उसी को बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो बेसिडियोकार्प भी अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी में क्लब शेप पाया जाता है, किसी में बेसिडिया शेप्ड पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस, the basidiocarp is also a different but mostly clubbed shape basidia पाए जाते हैं। जो clubbed shape basidia है वो most popular है इस पूरे basidiocarp में। next point, basidium is a site of karyogamy. ये वो पार्ट है जहाँ पर कैरियोगैमी की प्रोसेस होती है and the meiosis by which it turns into the 4 haploid basiospores। और यहीं पर मियोसिस की डिवीजन भी पाई जाती है और धीरे धीरे 1 से 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये एक्सोजिनसली होते हैं, इंडोजिनसली नहीं होता। तो याद रखिएगा, इट इज़ अ एक्सोजिनस इन ओरिजिन, राइट। इन द केस ऑफ एगरिकस बायोस्पोरस ओनली 2 बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। एक स्पीसीज़ है जिसको हम एगरिकस
बायोस्पोरस कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड फॉर्म बाय ईच बेसिडियम, एक बेसिडियम से और एक ही बायोस्पोरस का फॉर्मेशन होता है, यानी 2 बेसिडियोस्पोर्स एक बार में डेवलप होते हैं। सो ईच बेसिडियोस्पोर फॉर्म्स मोनोकैरियोटिक माइसीलियम ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव स्ट्रेन्स। तो यहाँ से जो भी माइसीलियम डेवलप होती है मोनोकैरियोटिक होती है और ये पॉजिटिव या फिर निगेटिव स्ट्रेन के साथ होते हैं। पॉजिटिव मीन्स जो कैरियन को दे सकते हैं, यानी न्यूक्लियस को देने की क्षमता होती है, और नेगेटिव का मतलब जो रिसीव कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से इनको पॉजिटिव को मेल और नेगेटिव स्ट्रेन को फीमेल में डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस। हेडिंग डाल देते हैं लाइफ साइकिल। Now look at the agaricus. Agaricus is commonly known as mushroom and the species known as Agaricus campestris, इसको हम फेरी रिंग फंगस या स्नेक एम्ब्रेला के नाम से भी जानते हैं, और इसमें छोटे छोटे गिल्स पाए जाते हैं, इसे गिल्स फंगस भी कहते हैं। एंड दिस बेसिडियोकार्प इज़ एडेबल, ये खाने योग्य है, इसको एज अ फूड इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ फाउंड इन द फील्ड्स ऑफ लॉन्स, लॉग, manures, heap and because it is a saprophytic fungus और ये dead organic materials के ऊपर develop होते हैं। So I am going to develop a diagram so it also help you out कि ये कैसे पाए जाते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। एज वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द सेक्सुअल फेज, यहाँ पर माइसीलियम 2 तरीके के पाए जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड द प्राइमरी माइसीलियम इज मोनोकैरियोटिक हैप्लॉइड शॉर्ट लिव्ड एंड इट बिहेव्स लाइक अ मेल और फीमेल प्लस और माइनस स्ट्रेन। सो द मेटिंग टाइप ऑफ प्राइमरी माइसीलिया यूज्ड टू फॉर्म डाइकैरियोटिक माइसीलियम which is N plus N condition by the process of somatogamy, right? And during the development of sex organ, the sex organs and the gametes are absent and the dikaryotic mycelium has a clamp connection and dolichopores septa. So further, the hyphae of dikaryotic mycelium accumulate in the places and form pseudo parenchymatous rounded बटन लाइक बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, बटन स्टेज कहते हैं। इट ग्रोज इन साइज एंड फॉर्म्स द रिप्रोडक्टिव बॉडी विच इज आल्सो नोन एज फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प। Now each बेसिडियोकार्प इज composed of 2 parts of fleshy stalk and stipe. Stalk and stipe, इसको हम स्टाक कहेंगे एंड दूसरे को स्टाइप कहेंगे। द स्टाक is a umbrella like structure, ये umbrella जैसे दिखलाई पड़ते because they have a circular cap like structure, जिसको हम pilus कहते हैं। and the lower side of the pilus have 300 to 600 radial arrangement row, जिसे हम गिल्स या फिर लैमलीज कहते हैं। इसका अरेंजमेंट कितना होता है, 300 से लेकर 600 तक पाए जाते हैं। इसको हम गिल्स या फिर लैमिला कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टाइप इज कनेक्टेड विद द फर्टाइल लेयर ऑफ पाइलस बाय द पार्शियल वेल कॉल्ड वेलम। इसको हम वेलम कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो बेसिडिया स्टाइप है वो पाइलस से अटैच होती है। आफ्टर द ब्रेकिंग
and the later it attached to the stipe. There is a ring-like structure which is known as annulus. बीच में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको annulus कहते हैं. And next point, the thousands of club-shaped basidia along with the sterile paraphyses are found at the two sides of the lining, which is vertically placed in the gills. Next point, thousands of club-shaped basidia along with the sterile paraphyses are found at the two sides of the lining of vertical placed gills. ठीक है, जो ये गिल्स पाए जाते हैं इनके पैरेलल ही पाए जाते हैं पैराफाइसिस जो कि स्टेराइल होते हैं. ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? थाउजेंड्स ऑफ बेसिडिया. ठीक है, तो बेसिडिया पाए जाते हैं, साथ ही साथ स्टेराइल पैराफाइसिस भी पाए जाते हैं, और ये दोनों ही पाए जाते हैं वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं गिल्स के अंदर. बोथ टुगेदर फॉर्म द फर्टाइल लेयर ऑफ हाइमीनियम, और ये दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? एक फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम हाइमीनियम कहते हैं. जो हाइमीनियम है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये सस्पेंड करती है, हैंग करती है इन द सब हाइमीनियम पार्ट, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है. एंड इट इज़ इंटरवुवन विद द हाइफी, और ये हाइफी के साथ पूरी तरह से अटैच होता है. और इट इज़ develop a central part which is known as trama. Right? So on the tip of outgrowth is a wide pink purple myospore का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बाद में बेसिडियोस्पोर कहते हैं. नेक्स्ट, द बेसिडियोस्पोर्स आर थ्रोन आउट वायलेंटली बाय द वाटर ड्रॉप. इसी को हम डिस्पर्सल मैकेनिज्म कहते हैं कि जब बेसिडियोस्पोर के ऊपर पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो वायलेंटली फट जाता है और ये थ्रो अप हो जाता है और बेसिडियोस्पोर्स दूर दूर तक फैल जाते हैं. इसी को हम कहते हैं डिस्पर्सल मैकेनिज्म. एंड आर डिसेमिनेटेड बाय द एयर. तो एयर के थ्रू ये चारों तरफ स्कैटर हो जाते हैं. सो ऑन द जर्मिनेशन ईच बेसिडियोस्पोर डेवलप इनटू द हैप्लॉइड मोनोकैरियोटिक माइसीलियम ऑफ प्लस एंड माइनस स्ट्रेन. और जब ये बेसिडियोस्पोर डेवलप होते हैं तो ये मोनोकैरियोटिक स्टेज में डेवलप होते हैं और ये माइसीलियम पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन को जन्म देता है, डेवलप करता है. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर यानी एलस ऑफ एगेरिकस सेल. तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रॉमा, हाइमीनियम और सब हाइमीनियम किस तरह से अरेंज होते हैं. इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, तो ध्यान से बनाइएगा मेरे साथ. ठीक है, देन आफ्टर देयर इज आउटग्रोथ. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. इट इज़ अ hyphae which is highly arranged in a coiled manner. Highly interwoven each another, so it becomes thick. And you can see here the appearance become thicker and it appears root like structures. Right? They are highly compact. Right? Then after there is a outgrowth. It is like that.
This is the structure. This is highly interwoven. So in this way they are found. It is highly coiled and complicated structures, as you can see here, right? And in this way you do understand how much it is complicated and all about the structures, which I have already discussed in the lecture, right? So this structure is known as the agaricus ls of cell. Now I am going to show you different part. This portion is known as trauma, right? And this portion is known as hymenium, right? इसी को हम हाइमीनियम कहते हैं, और यहीं पर बेसिडियम और बेसिडियोपोर पाए जाते हैं. तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है बेसिडियम, और इस हिस्से को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर. राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ agaricus. This is hymenium, this is a basidium, और इसी को हम बेसिडियोस्पोर कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को सब हाइमीनियम कहते हैं, जहाँ से ये अटैच होता है. तो हाइमीनियम इज अटैच्ड इन द सब हाइमीनियम. सब हाइमीनियम, राइट. ये है ट्रॉमा स्ट्रक्चर. सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर in which you can see basidium, basidiospore and all these things. इसी को हम कहते हैं, this structure is agaricus longitudinal section of cell.